श्वेता, आप कहां पर मौजूद हैं? अपना आप ध्यान रखें। और इसी के साथ ही मेरा सवाल ये, 14.5 लाख लोगों ने पलायन किया है यूक्रेन से, एक बहुत बड़ी आबादी, और अभी की क्या स्थिति है जब 10वें दिन इस युद्ध को लेकर? आगे ये कब थमेगा, कैसे थमेगा, किन शर्तों पर थमेगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्वेता, चित्रा, हम लवीव से निकलकर अब कीव के रास्ते पर हैं और ये जिस रास्ते में हम हैं यहाँ पर बहुत इक्का दुक्का लोग आपको पूरे ट्रेन में दिख जाएंगे। हालांकि सुरक्षा की वजह से हम सब से कहा गया है कि हम जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पर ये बंद करके रखें उन दरवाजों को, ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए और किसी को ये आशंका ना हो कि आप कौन हैं और आपकी सारी चीजें बताई जाए। हम लगातार उन इलाकों से गुजर रहे हैं जहां पर छोटे छोटे गांव हैं और आपको हर जगह, हालांकि इन सभी देशों में आबादी उतनी होती नहीं है, लेकिन जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ हम देख रहे थे ना चित्रा, उसे देखकर अगर हम ये कहते हैं त्योहार के समय बिहार के प्लेटफॉर्म की तस्वीर होती है तो ये गलत नहीं होता है। उतनी ज्यादा भीड़ एक ऐसे देश में जहां पर आप अगर सड़क पर आपको रास्ता पूछने के लिए कोई व्यक्ति ना दिखे, वहां पर रास्ता पूछने के लिए कोई व्यक्ति, वहां पर पलायन की पूरी तस्वीर को वो बयान कर रहा है। लोग हम कीव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग कीव छोड़कर, खार्किव छोड़कर, पूर्वी हिस्से को छोड़कर पश्चिमी हिस्से में आ रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है। कई तस्वीरें हमने भी कैद की हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद बाहर पूरे सड़क पर उन्हें आगे निकलने के लिए अपने बॉर्डर से गुजरने की इजाजत दे दे। पोलैंड जैसा देश जिसने कह दिया था कि हम वीजा भी नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं, उस देश में भी स्थिति ऐसी है कि उसके बॉर्डर पर आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आ जाएंगे। वॉलंटियर्स बहुत हैं जो अलग अलग देशों से आ रहे हैं, यूरोप के या फिर अमेरिका के, जो आकर वहां पर खाना पीना, फर्स्ट एड, ऐसी चीजें दे रहे हैं। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। ये एक मानवीय त्रासदी है। युद्ध 10 दिनों से युद्ध भूमि में चल रहा है, लेकिन ये एक मानवीय त्रासदी है हर उस परिवार के लिए जो यूक्रेन में रहता है और चाहता है कि उनकी जिंदगी शांत रहे। इतने दिनों में जिस तरीके आगे बढ़ा है, शायद एक हफ्ता, शायद कुछ दिन और, लेकिन अब 10वें दिन ऐसा लग रहा है कि अब सबके सब्र का बांध टूटा है और सब चाहते हैं कि सबके सब्र का बांध भी टूट रहा है। सब चाहते हैं युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन युद्ध किन शर्तों पर खत्म होगा, कौन झुकेगा, कौन बातचीत को लेकर तेजी से आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच भयावह जिस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली। श्वेता, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अपनी बात को भी आप पूरी करें। अब यहां से चूंकि एक सीक्रेट बैटल प्लान भी रूस का जो था वो हाथ लग गया यूक्रेन के, जो यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा था, जिसमें 15 दिनों तक इस वॉर को आगे ले जाने और यूक्रेन पर कब्जा जमाने की कोशिश का खुलासा हुआ था। उसको लेकर क्या यह माना जा सकता है कि 10वें दिन अब तेजी से रूस आगे की ओर बढ़ता हुआ और अपने एक एक प्लान को अंजाम देता हुआ, सफल होता हुआ नजर आ रहा है? श्वेता, देखिए चित्रा, दरअसल चूंकि हम ट्रेन में इस समय हैं, इसीलिए आवाज भी बीच में कटती है और हमारी तस्वीरें भी बीच में फ्रीज हो जाती हैं जैसे ही हम कैमरा मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें हमें यह भी समझना होगा कि रूस अगर अपनी पूरी ताकत के साथ यहां पर लड़ने के लिए आता, यानी ये नहीं सोचता कि कौन नागरिक है, कौन सैन्य ठिकाने हैं कहां पर, तो शायद इस युद्ध का परिणाम, और बहुत भयंकर परिणाम, बहुत जल्दी आने वाला था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस बहुत संभल करके भी चलता रहा। वो दुनिया के ओपिनियन के लिए तो नहीं केयर कर रहा था, लेकिन कम से कम यूक्रेन में जो जनता रहती है और खासकर वो जो अभी तक अपने मन में एक सॉफ्ट स्पॉट रूस के लिए रखकर चलती थी, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये समझना कि लोग उसे विलन न समझे, लोग उसे बुरा न समझे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो दौर निकल चुका है और रूस भी अगर आगे बढ़ रहा है, 10 दिन बाद वो अपनी भी एक तरह से लॉस को अगर असेस कर रहा है, उसका आकलन कर रहा है कि उसे कितना नुकसान हुआ है, तो वो बहुत भयंकर नुकसान है। एक एक बीतते दिन के साथ, एक एक बीतते घंटे के साथ रूस को एक ऐसी आर्थिक चपत लगती जाती है जो कि उसके लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। क्योंकि जो भी कहा जाए, लेकिन अगर महाशक्तियों की गणना होती है तो उसमें रूस का नाम आता है, और महाशक्ति को अगर हम आंकते हैं तो वो उनकी आर्थिक शक्ति के हिसाब से भी आंका जाता है। सैन्य शक्ति तो रहती ही है, लेकिन इस समय हर बीतते दिन के साथ रूस के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर खड़ा हो रहा है कि अब आगे क्या। केवल यूक्रेन के लिए नहीं, जो ये सोच रहा है कि अंजाम क्या, हमारे साथ कौन आएगा, कितने हथियार हमारे साथ आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं तो उनको इस्तेमाल करने वाले कौन। जबकि रूस के लिए भी, जिसका पूरा रुतबा भी दांव पर है, जिसका किसी भी आक्रांता को सबसे पहले यही देखा जा
उसी की रहती है। अब रूस चाहे उसमें एक ऐतिहासिक परिदृश्य दिखाने का प्रयास कर ले, लेकिन वो कोई भी कोशिश अब कामयाब नहीं हो रही है। यूक्रेन के भीतर जमीन पर हर एक व्यक्ति आपको यही बोलता नजर आएगा कि उन्हें अपनी सामान्य जिंदगी चाहिए थी, उन्हें ये हालात नहीं चाहिए थे, उन्हें ये पलायन नहीं चाहिए था, उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा उनके साथ हो रहा है और अब वो बहुत ज्यादा नाराज है। जो हथियार उठा सकता है वो हथियार उठा रहा है, ये समझते हुए कि रूस की प्रशिक्षित सेना के सामने शायद उनकी हैसियत न के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश अगर ये कर रहे हैं, वो अगर लड़ रहे हैं, और उसमें मौसम का भी हाल चित्र आपने देखा था कि सुबह से किस तरीके का था। लवीव खासकर जहां पर सारे शरणार्थी मौजूद हैं, वहां पर बर्फ ही बर्फ पड़ती जा रही है। अब सोचिए कि उन खुले टेंटों में, उन जगहों पर, उन सड़क पर के रास्ते जाते हुए क्या हालात होते होंगे उन परिवारों के। ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ मौसम विपरीत है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जंग जो लगातार जारी है, और जंग कब जाकर थमेगी, रुकेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्वेता, यहीं से अगला सवाल, एक ने कहा झुकेंगे नहीं, दूसरे ने कहा रुकेंगे नहीं। पुतिन की ओर से धमकी सामने आ गई, किसी तीसरे देश ने अगर इसमें इंटरफेरेंस की कोशिश की तो फिर उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सबने एक दूरी भी इससे बनाकर रखी हुई है। अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन अपनी इस शक्ति के साथ जो उसके पास मौजूदा वक्त में है, कब तक रूस जैसे देश से मुकाबला करता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहेगा? देखिए, चूंकि रूस ने अपनी पूरी आक्रामकता नहीं दिखाई जो कि रूसी सैनिक जिसके लिए केपेबल है, यानी कि वो नेस्त नाबूद कर देने के लिए जाने जाते हैं, वो बिल्कुल कुचल देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू के दिन से अभी तक देखें तो ऐसा रूस की तरफ से किया नहीं गया था। रूस अपने हिसाब से, रूस के हिसाब से, रूस की इतिहास के हिसाब से बड़े संयम के साथ आगे बढ़ रहा था। और इसीलिए जब रूस की सेना इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसे मालूम है कि एक एक दिन उसके लिए भारी पड़ेगा। रूस डे 1 से चाहता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो। यूक्रेन डे 1 से जानता था कि जितने दिन वो रूस को रोक पाएगा उतनी बड़ी जीत उसकी होती जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बढ़ता जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक्शन लेना पड़ेगा। और जहां तक रूस का सवाल है, उसके लिए द कॉस्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कीमत बढ़ती जाएगी। रूस आज की तारीख में अगर कीव के चारों तरफ अपना शिकंजा कसता भी है तो उसे मालूम है कि कीव के भीतर चाहे वो रिहायशी इमारतें हों जिनको अब सैन्य ठिकानों के तौर पर वहां पर किलेबंदी एक तरीके से की जाती है कि अगर सैनिक भीतर आएंगे, गुरिल्ला वॉर सुनकर एक बहुत कठिन शब्द लगता है, एक सैन्य नीति होती है, लेकिन ये सैन्य नीति एक शहरी इलाके में किस तरीके से कारगर होती है वो रूस भी जानता है। अगर एक छोटा सा हथियार ये बना लिया जाता है, नाम उसका मोलोटोव कॉकटेल जरूर दे दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक पेट्रोल बम के संदर्भ में भी उसे समझ लीजिए कि एक बोतल में आप पेट्रोल डालकर उसके साथ कपड़ा डालकर किस तरीके से एक ज्वलनशील हथियार बना लेते हैं जो एक छोटे से बम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसे मालूम है कि घर घर से उस पर वो फेंका जा सकता है। उसे मालूम है कि एक इमारत में ऊंची जगह पर छुपा हुआ एक अकेला सैनिक जो ऊपर से निशाना लगाता है, या फिर अगर उसे अलग अलग तरह की मिसाइल्स या जिनका खासकर विवरण दिया गया अमेरिका की तरफ से, जावेलिन जैसे हथियार, वो बहुत घातक साबित हो सकता है टैंक पर सवार एक पूरी की पूरी उस सैनिक की पलटन के लिए जो बहुत सशक्त हाथों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर शहरी युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर कोई नहीं गिन सकता कि कितने दिन तक ये युद्ध चलने वाला है। रूस एक तिथि अपने मन में आकलन के साथ लेकर आया था, लेकिन यूक्रेन ने उसके उन सारे आकलनों को ध्वस्त कर दिया। जेलेंस्की खासकर जो 96 घंटों की बात करते करते अचानक इस तरीके से बदले कि ये कहते रह गए कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं यहीं रहकर लड़ूंगा। और शायद यही वजह है कि ये लड़ाई लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही श्वेता, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि रूस के पास जो पावर है, अभी अपनी पूरी पावर का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि एक संयम भी। हालांकि जंग में संयम के लिए कोई जगह नहीं होती, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर अपनी ताकत के हिसाब से एक संयम भी रूसी सेना में दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है चित्रा कि वो लोगों को अपना समझता है। वो यूक्रेन की जो सत्ता है उससे तो नाराज हैं पुतिन, लेकिन जो यूक्रेन के लोग हैं उन्होंने उन्हें दिखाने का प्रयास किया कि तुम लोग हमारे अपने हो।